Just like the UPI transformed the payments ecosystem, we expect that ULI will play a similar role in transforming the lending ecosystem in India. दोस्तों, जब भी हम हमारे सिलेबस को खंगालते हैं तो हमारे सामने एक टर्म आती है, दैट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन। बट उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें आती हैं क्योंकि वो एक अम्ब्रेला टर्म है और उसकी एक इंपॉर्टेंट पिलर है, दैट इज क्रेडिट फ्लो। इसका मतलब ये हुआ कि किसी नीडी को अगर लोन की जरूरत है तो उसको लोन का एक्सेस कितनी आसानी से मिल रहा है, ये चीज इंश्योर करना भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल इंक्लूजन का एक इंपॉर्टेंट पिलर बन जाता है। तो ऐसे में हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट क्या आई है कि आरबीआई के द्वारा यूएलआई जो है वो लॉन्च किया गया। तो ऐसी परिस्थितियों में आप क्या देखते हो कि यूएलआई, जिसका मतलब हो गया यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस, जिस तरीके से आप लोन लेने के लिए बैंक के चक्कर काटते हैं, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होते हैं, उन सारी चीजों को इजी करने के लिए ये अपने आप में एक रेवोल्यूशनरी कदम जो है वो आरबीआई के द्वारा उठाया गया है, जिसके चलते हमें बहुत कम डॉक्यूमेंट या बहुत कम इनपुट देना है, बाकी वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू डिफरेंट प्लेटफॉर्म से खुद एक्सेस कर लेंगे और फिर उसके बाद में हम एलिजिबल जितने लोन के लिए होंगे उतना लोन हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो ऐसे में यूएलआई जो है वो बहुत ही बढ़िया एक रेवोल्यूशन का काम करने वाला है फाइनेंशियल इंक्लूजन के टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। देखो, हमारे जो आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, वो भी रिसेंटली बेंगलुरु गए थे, तो उन्होंने वहां पर अपनी तरफ से ये चीज बताई कि भाई जनधन आधार मोबाइल और उसके अलावा यूपीआई और अब उसमें ऐड यूएलआई कर दोगे तो ये एक नई ट्रिनिटी बन गई। क्योंकि जनरली हम ट्रिनिटी की बात करते हैं तो हम जनधन आधार मोबाइल की बात करते हैं, पर एक और चीज ऐड हो गई, तो जैम यूपीआई यूएलआई तीनों मिलकर के बोला इंडियन डिजिटलाइजेशन को बहुत ज्यादा बूस्ट देने वाले हैं। तो ऐसे में ये काम कैसे करेगा ये हमारे लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है और साथ ही साथ ये भी हमें समझना होगा कि इसमें मेन जो टारगेट है वो स्मॉल एंड रूरल बोरोवर्स जो है, कहने का मतलब एमएसएमई सेक्टर के लिए जो लोग लोन लेते हैं, जो फार्मर्स हैं, जो मनी लेंडर के पास जाते हैं, बहुत ज्यादा ब्याज देना पड़ता है, उन लोगों को यहां पर फैसिलिटी देने की पूरी कोशिश। इसका मतलब यह हुआ कि हम एक डेवलपिंग कंट्री होने के नाते क्रेडिट का फ्लो बहुत आसान होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसमें यह अपने आप में एक रेवोल्यूशनरी कदम साबित होगा, इसमें तो कोई डाउट वाली चीज लगती नहीं है। इसके अलावा ये काम कैसे करेगा, जैसे कि यूएलआई की हम बात करें तो यहां पर आप देख सकते हो कि आपका बैंक अकाउंट है उसकी डिटेल आपसे ले ली जाएगी और साथ में आपसे जो बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए, भाई पैन दे दो, आपका आधार दे दो, वो आप दे दोगे। फिर उसके बाद में आधार प्लेटफॉर्म आपका यूपीआई, आपका जो यूआईडीएआई है, वहां से आपकी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ई केवाईसी हो जाएगा आपका घर बैठे बैठे। लैंड रिकॉर्ड है, मान लो आपके नाम से कोई जमीन है या किसी जमीन का कोई इशू चल रहा है, तो वो स्टेट का जो लैंड रिकॉर्ड होगा जिसका कंप्यूटराइजेशन पूरा प्रॉपर हो चुका है या फिर चल रहा है भू आधार के नाम पर, है ना, तो उससे फिर आपकी ट्रेसिंग हो जाएगी और पैन कार्ड नंबर आपसे ले ही लेंगे, तो उससे फिर क्या होगा, एक प्रॉपर डिटेल उनके पास पहुंच जाएगी बिना चक्कर काटे और फिर फाइनल डिसीजन ले लिया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग फिर आपको जितना लोन अमाउंट अप्रूव किया जाएगा वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये एक फ्रिक्शन लेस क्रेडिट फैसिलिटेट करने का ये सिस्टम है वो डेवलप किया गया है। और इसमें काम कैसा होगा, प्लग एंड प्ले मोड पे। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे हम कंप्यूटर में कोई भी डिवाइस को लगाते हैं, जैसे कोई प्रिंटर हमने खरीदा तो प्रिंटर को लगाया और काम में लेना शुरू किया, सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो गया। सिमिलर मैनर में जो भी हम लोन लेने की प्रोसेस में हम फंसते हैं, चाहे फिर वो पर्सनल लोन हो, होम लोन हो, किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू किसानों को लोन लेना हो, डेयरी फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए डेयरी लोन लेना हो, इन सारी चीजों को बहुत इजी किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये काम करने का जो तरीका है ना, बहुत ही ज्यादा स्मूथ होने वाला है। इस चीज में यहां पर हमें देखना होगा कि क्यों यहां पर आरबीआई इतना अटेंटिव हो रहा है। भाई देखो, हमारे देश के अंदर ये जो डिजिटल लैंडिंग एप्लीकेशन के ऊपर काम हो रहा है ना, जिस तरीके से हम लोन ले रहे हैं, उसका अगर अमाउंट देखा जाए तो आप यहां पर फिगर देखो इस रिपोर्ट के आधार पर कि इंडिया में डिजिटल लैंडिंग जो है वो 1.3 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट बनने वाला है 2030 तक। तो ऐसे में आरबीआई ने अपनी तरफ से ये एक अच्छा कदम उठाने का बिल्कुल भी, कहते ना कि सेकंड थॉट दी नहीं। पहले एक साल से इसके ट्रायल्स चल रहे थे यूएलआई के, अब अल्टीमेटली उसमें बहुत सारी सफलता मिली, बहुत सारे काम हुए, तो ऐसे में अब आगे कदम बढ़ा दिया। अब देखो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए आ जाती है
कि एक तो क्या है कि जब भी हमें लोन की जरूरत पड़ती है तो हम बैंकों के पास जाते हैं, बट बैंकों के पास जाते हैं तो चक्कर बड़े काटने पड़ते हैं, बहुत टाइम लगता है। तो ऐसे में हम पीयर टू पीयर लेंडिंग में भी रिलाय करते हैं। दैट मींस हम किसी जानकार इंडिविजुअल से लोन लेते हैं, या फिर जो पीयर टू पीयर लेंडिंग के लिए डिफरेंट एप्लीकेशन, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, वहां पर हम लोन लेने की कोशिश करते हैं, बट वहां पर इनसिक्योरिटी बहुत होती है। अब आप खुद देख लो कि पीयर टू पीयर लेंडिंग 2009 से 2020 के बीच में कितनी ज्यादा बढ़ी है। अब आपको पता है डे टू डे रूटीन में हमें कितने पैसे की जरूरत पड़ती रहती है, तो ऐसी परिस्थितियों में ये अपने आप में एक इजी प्रोसेस इंश्योर करने का काम हो रहा है। साथ ही साथ जो भी काम करने में टाइम लगता है उसमें टाइम का भी कहीं ना कहीं कंजम्पशन कम होगा। डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो भी कहीं ना कहीं कम होगी। इसके अलावा बैंकिंग सर्विसेज का जो हम डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं उसको भी एक गजब का बूस्ट मिलेगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो स्मॉल एंड रूरल फार्मर्स को या बोरोवर्स को बेनिफिट भी मिलेगा, साथ ही साथ ये बैंकिंग का डिजिटाइजेशन का जो प्रोसेस है उसमें एक गजब का कदम भी माना जा रहा है। अब देखो सवाल ये आता है कि ये सारा काम इतना स्मूथ चल रहा है, इतना बढ़िया हो रहा है, बट दो इंपॉर्टेंट चैलेंजेस हैं हमारे सामने। सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज तो ये कि रिपोर्ट्स में ये निकल के आ रहा है कि हमारे यहां पर पर्सनल लोन्स की डिमांड बढ़ रही है। इसका मतलब हमारे हाथ में खर्च करने के लिए पैसा कम बच रहा है, तो यह एक अपने आप में चिंता की बात है। और दूसरा, जितना हम ऑनलाइन मैकेनिज्म को डेवलप करेंगे, यूज करेंगे, उतना ही साइबर सिक्योरिटी का, साइबर थ्रेट का भी हमारे लिए कहीं ना कहीं खतरा बना रहेगा। अब आप देख लो दुनिया में जितने साइबर थ्रेट या साइबर अटैक्स हो रहे हैं उसमें हम 3% ऑक्यूपाई कर रहे हैं, जबकि हम डिजिटाइजेशन की तरफ अभी बढ़ना आगे बढ़ ही रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में दो बड़े चैलेंजेस भी आ जाते हैं। अब मेरा यह मानना है कि यह कदम तो अपने आप में रेवोल्यूशनरी है, इसमें तो कोई डाउट वाली चीज नहीं है, बट मैं ये चाहूंगा कि आप भी अपनी राय जरूर दें कमेंट बॉक्स में। क्या ये डिजिटाइजेशन की तरफ जिस स्पीड से इंडिया बढ़ रहा है, तो ऐसे में हम कैसे हम अपने आप को इम्यून बना सकते हैं? इंटरनल सिक्योरिटी के लिए अपने आप में चैलेंज है, और आपको ध्यान है ना एम्स का जो पूरा मैकेनिज्म था किस तरीके से हैक हुआ था, कैसे पेन पेपर पे आ गया था पूरा मैकेनिज्म, तो वो एक चैलेंजेस है। तो इन बातों को लेकर के आपका क्या सोचना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी बात जरूर रखें। अब देखो आप अपनी बात कमेंट बॉक्स में रखें, उससे पहले उसके साथ साथ में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात भी है कि आप अगर सेल्फ स्टडी के बेसिस पे अपनी स्टडी कर रहे हैं तो आईडीएमपी सेल्फ स्टडी प्रोग्राम 2025 है, वो पीडब्ल्यू ओनली की तरफ से रन कराया जा रहा है, जिसमें क्या हो रहा है हम एमसीक्यूज की और साथ में मेंस आंसर राइटिंग और आपका मेंस आंसर राइटिंग में ऐसे इनकी भी तैयारी अच्छे से करा रहे हैं। अभी जो फेज है आपका सेकंड फेज स्टार्ट हो गया है। अब फेजेस की बात करें तो आईडीएमपी में आप देखो फेज फर्स्ट है वो 20 अगस्त से 10 नवंबर तक चलेगा, जो 20 अगस्त से आपका स्टार्ट हो गया। दूसरा फेज आपका स्टार्ट हो जाएगा 11 नवंबर से 25 जनवरी तक। तीसरा फेज आपका चलेगा 1 फरवरी से 16 फरवरी, और 23 फरवरी से 11 मई तक आपका चलेगा 2025 में चौथा फेज। फिर उसके बाद में तब तक आपकी प्रीलिम्स होकर के आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद में आपका फाइनल या पांचवा जो फेज है वो डिसाइड कर लिया जाएगा। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि प्रीलिम्स आपका सीसेट, उसमें मेंस और एसे राइटिंग सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। इसके बेसिस पर आप अपनी सेल्फ स्टडी को अच्छा पुश दे पाएंगे। तो आई होप आपको इस वीडियो में एक अच्छी इंफॉर्मेशन मिली होगी, प्लस ये आईडीएमपी प्रोग्राम आपके लिए रेलेवेंट है तो प्लीज इसको ज्वाइन करिए। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।